गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। विकसित भारत के निर्माण में बाबा साहेब के विचार पर किया गया एक दिवसीय सम्मेलन सामाजिक संगठन जनचेतना मंच के तत्वाधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में विकसित भारत के निर्माण में बाबा साहेब के विचार पर एक दिवसीय सम्मेलन पवन केसरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अंबेडकर जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर एमपी प्रेषित कर पलामू सांसद वीडी राम, वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक, डॉक्टर अनिल वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन मेहता, भाजपा नेता सूरज गुप्ता एवं अन्य समाज सेवियों ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि बाबा साहेब की जयंती के पूर्व संध्या पर चेतना मंच द्वारा किए गए कार्यक्रम काफी प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार एवं सोच का देन है कि आज समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का निर्माण की सोच अंबेडकर जी के विचारों को मिश्रण करके 2047 तक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का दिया हुआ संवैधानिक हथियार गरीब के लिए वरदान है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक ने कहा कि समता मूलक समाज का निर्माण बाबा साहब का सपना था और इस सपने को उपस्थित आप सभी लोग अनुकरण करके जरूर पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि विकसित भारत में बाबा साहेब के विचार हर हाल में आवश्यक है, क्योंकि उनके सपनों का भारत आज भी अधूरा है। प्रोफेसर अर्जुन मेहता ने डॉक्टर अंबेडकर जी की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता सूरज गुप्ता ने कहा कि जनचेतना मंच समाज के बुनियादी लोगों तक पहुंचने का माध्यम बने, ऐसी काम होना चाहिए ताकि बाबा साहेब के सपनों का हिंदुस्तान बन सके। उन्होंने कहा कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और वंचित समाज के लोग आज भी विकास की रोशनी से कोसों दूर हैं। इसका मुख्य वजह अशिक्षा और असंगठित रहना है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर हम लोग अपना हक और अधिकार लड़कर लेने का काम करें। कार्यक्रम को आजसू जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप, शंकर प्रताप विश्वकर्मा, जनचेतना मंच के पवन केसरी, मोहम्मद निसार, सुमेर चौधरी, चंचल रवि, अरुण चंद्रवंशी, धनंजय पासवान, मनोज गुप्ता, रवि प्रसाद, विकी साहू, मालती देवी, योगेंद्र राम, अर्चना देवी, राहुल गुप्ता, प्रदीप राम, उदय जायसवाल, संदीप अग्रहरी, रामलाल भोईहर, प्रमोद सिंह खरवार, अयोध्या चौधरी, राजकुमार गुप्ता, भगवान चौधरी, आलम अंसारी सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। ये एक गैर राजनीतिक मंच है और इस मंच के माध्यम से वो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की, वो ऐसे लोगों के विचारों को प्रफुल्लित करने की कोशिश की जा रही है, जिनके विचार आज भी दबे हुए हैं। इससे कोई और श्रेष्ठकर काम नहीं हो सकता है और बाबा साहब भीमराव के प्रति इससे ज़्यादा बड़ी कोई और श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ये सही है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, हमें राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हुई, पर इसके साथ साथ जिस सामाजिक आज़ादी की परिकल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी, वो सामाजिक आज़ादी आज भी बहुत मायनों में नहीं मिली। विभिन्न सरकारों के द्वारा अपने अपने स्तर से इसके लिए प्रयास किया गया, परंतु इस स्थिति में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। लोगों के विचार जरूर बदले हैं, विचारों में सकारात्मकता आई है, परंतु जितने दूर तक सकारात्मकता आनी चाहिए उतने दूर तक नहीं आई। ये यदि कोई शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा समाज का व्यक्ति किसी उच्च पद पर
पदस्थापित होता है। तो इसमें संविधान निर्माताओं की दुहाई दी जाती है। ये सही भी है, बहुत हद तक सही भी है, परंतु हमारे समाज में भी आपके बीच से भी बहुत सारे ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज में क्रांति लाने का काम किया है, परंतु आज तक दुर्भाग्य ये रहा है कि उनके विषय में हम कुछ जानते तक नहीं। उन लोगों को हम जाने, उनके विचारों को हम जाने, और निश्चित रूप से ये चेतना मंच जो है वो इस दिशा में कार्य करेगा, लोगों को अपने अधिकारों से परिचय कराएगा, समाज में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इससे परिचय कराएगा, और समाज के लोगों को उद्वेलित करेगा आगे आने का, आगे बढ़ने का, शिक्षित होने का। शिक्षा के बारे में मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि भले ही आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा से बढ़ करके दुनिया में कुछ नहीं है। आप शिक्षित होइएगा, आप अपने आप जागरूक होइएगा, आप सरकार की सारी योजनाओं के बारे में जानकारी रखिएगा, उन योजनाओं का लाभ उठाइएगा और दूसरे लोगों को भी लाभ उठाने के लिए प्रेरित करिएगा, और इस प्रकार से प्रगति के पथ पर निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते जाइएगा। लेकिन शिक्षित नहीं अपने बच्चों को करेंगे तो फिर हम अपने अधिकारों को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिन अधिकारों को हमें प्राप्त करना है। यह राजनीतिक मंच नहीं है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं राजनीति की बातों को इस मंच के माध्यम से इस हॉल में नहीं रख पा रहा हूं। उसकी कारण है कि यह पूरी तरह से बाबा साहब के विचारों से ओत-प्रोत होने का एक माध्यम है यह सम्मेलन। बाबा साहब जो हम लोग के बीच में छोड़ के गए हैं, उसका सदुपयोग, उसका इस्तेमाल हम सकारात्मक रूप से आम आवाम में कैसे करें, उस पर चर्चा के लिए हम लोग आए हैं। हम मंच पर बैठे सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और बड़े ही धैर्य के साथ हम लोग के बीच में बैठे हैं। क्योंकि आज का जो परिवेश है, हर एक साधारण से साधारण इंसान का समय बहुत कीमती है। लोग चाहते हैं कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज करें और वहां से हम चले जाएं। हर कोई चाहता है कि हम हस्ताक्षर बनाएं और हम वहां से निकल जाएं। लेकिन मैं आप सभी बैठे लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप लोग, मुझे लगता है कि 9 से 10 बजे अपने अपने घर से, अपने अपने गांव पंचायत से चले होंगे, और कितनी उम्मीद के साथ, कितना धैर्य के साथ आप इस हॉल में बैठ करके सामने बैठे हुए लोगों की बातों को सुन रहे हैं। मैं यह कह सकता हूं कि जन चेतना मंच आप सभी लोगों का बार बार आभारी रहना चाहिए। साथ साथ हमारे बीच में आदरणीय विनोद पाठक जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, सचमुच में मुख्य अतिथि की भूमिका में अभी भी हम लोग के बीच में बैठे हैं। सांसद महोदय जी चले गए, सांसद महोदय जी का दूसरे जगह कार्यक्रम लगा था, इसी बीच में उन्होंने आधे घंटा के लिए समय दिया था। मैं यह नहीं कह सकता कि सांसद हम लोगों के प्रति समर्पित नहीं है, उनके विचार बाबा साहब के हिसाब से नहीं है, हम लोगों के लिए वो काम नहीं करना चाहते, हम लोग को समय नहीं देना। हर आदमी की अपनी अपनी व्यस्तता होती है। हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय विनोद पाठक जी बैठे हुए हैं, इनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। और इस मंच का मैं आज चाहूंगा कि हर जिले के हर प्रखंडों में, हर पंचायतों में, हर गांव में जन चेतना मंच का फैलाव हो, संगठन से लोग जुड़े और लोगों का हमदर्द जन चेतना मंच बने। जन चेतना मंच के माध्यम से
हम अमीरी और गरीबी की खाई को बांटने का काम करें। हम जन चेतना मंच के माध्यम से हम जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, उनको आगे लाने का प्रयास करें। भाइयों बहनों, इतने लोगों की उपस्थिति और एक गैर राजनीतिक मंच के नीचे आज के इस व्यस्त जीवन में, अब गर्मी के मौसम में आसान नहीं होता है। इसलिए जिन्होंने भी ये जो जन चेतना मंच के पवन जी और पूरे पदाधिकारी हैं, जिन्होंने आयोजित करके आप सबों को बुलाया, मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए एक बार जोरदार ताली बनाइए, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और मैं समझता हूं, मैं चूंकि अखबार में इसलिए मैंने पढ़ा हूं, जन चेतना मंच में सूरज गुप्ता जी कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि परिकल्पना उन्हीं की है, इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अब देखिए, होता यही है कि कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग एकदम कीक करता फिर स्थिति में रहते हैं। चलो कुछ लोग बजा दिए ना, लेकिन आनंद तब आता है जब लगे सारे लोग जो है जितना मेहनत करके, जितना समय देकर आए, उस हिसाब से उनका जो है अंदर से सुनने का मूड है, तो बोलने के लिए मन करता है। भाइयों बहनों, यह जो है हम लोग समझते हैं कि जो भी चीज बड़े कार्यक्रम आयोजन हो, दो ही तरह से होते हैं, या राजनीतिक दलों के माध्यम से होते हैं या धार्मिक संगठनों के माध्यम से होते हैं। गैर राजनीतिक संगठनों में इतनी भागीदारी और सभी वर्गों की भागीदारी आसान नहीं होती है। लेकिन यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि हमारी जो सोचने की जो हमारी है, हमारी सोचने की प्रवृत्ति, हमारी मनोदशा के चलते यह स्थिति हुआ था। भाइयों बहनों, हम भीमराव अंबेडकर जी के पूर्व संध्या पर, उनके अवसर पर जुटे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि जब जिस समय देश आजाद हुआ था, आजादी के समय, जब उस समय सारे लोग अंगड़ाई ले रहे थे, जेल जा रहे थे, सड़क पर निकले थे, उस समय आपको पता नहीं है कि गढ़वा में भी जब निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही थी 1942 का, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का, यहां से भी बहुत सारे लोग उस समय के युवा आजादी की लड़ाई में भाग लिए थे अंग्रेजों के खिलाफ। इस देश में आजादी के 1997 में आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। उस समय हमने दिल्ली दूरदर्शन के लिए कहा गया कि एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू कीजिए जो आजादी की लड़ाई में उस समय युवा हो और आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी के रूप में भूमिका निभाया हो। हम उसका विचार सुनना चाहते हैं और देश को बताना चाहते हैं। वर्ष 1997 था, आजादी के 50 साल पूरे हुए थे। हमने खोजा, अटौला के जदुनंदन तिवारी थे, उनके विषय में हमने जाना था कि अटौला के बहुत सारे लोग उस समय उन लोग BHU में पढ़ते थे, उन लोग आजादी के आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे, जेल भी गए थे। हमने जदुनंदन जी से हमने 97 में एक इंटरव्यू किया था दूरदर्शन के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब उनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने 7 तत्व में बताया था। हमने बोला कि आजादी के 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अभी तो हम लोग अमृत वर्ष मना रहे हैं ना, 75वां वर्ष मना रहे हैं। उसमें 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। हमने बोला कि आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, देश को चाहिए आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आपने इस देश को आजाद करने के लिए जो अपनी भूमिका निभाई, लाठी खाई, जेल खाई, 50 वर्ष के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, वो जब आप सुनिएगा तो अभी शंकर जी और ने जो ने कहा, आपको वह समझ में आ जाएगा बात, परिस्थिति क्यों बनी। उन्होंने कहा कि जब हम BHU में पढ़ते थे, तब BHU में बड़े यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि हमेशा बाहर से गेस्ट लेक्चरर आते हैं, व्याख्यान होता है, विदेशी मेहमानों का भी। बोले कि एक अंग्रेज जाकर व्याख्यान दे रहा था BHU में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। तो अंग्रेज ने कहा कि जिस तरह से तुम अभी आजादी के लिए इतना बेचैन हो, जिस तरह से तुम में यह उमंगे उठ रही है, जब तुम्हारा देश आजाद हो जाएगा तो तुम्हारा सारी देशभक्ति समाप्त हो जाएगी और तुम उसी तरह से भ्रष्ट हो जाओगे, उसी तरह से स्वार्थी हो जाओगे जैसे आज इंग्लैंड की स्थिति है, जैसे आज अमेरिका की स्थिति है। तुम्हारी भी वही स्थिति हो जाएगी। आज तुम लग रहे हो कि बहुत बड़ा देशभक्त हो और तुम स्वार्थ से ऊपर होकर देश के लिए काम कर रहे हो। जदुनंदन तिवारी जी ने कहा, हम मुझे भर नहीं, सारे लोगों को
इतना उस समय गुस्सा आया कि समझता क्या है, हम भारतीय हैं, हम देशभक्त हैं, हमको ये अंग्रेज अपना देश के जैसा, अंग्रेज के जैसा समझता है। हम सारे ने उसके खिलाफ नारे लगाए, उसके व्याख्यान का बाइकाट किया, उसके व्याख्यान का बाइकाट किया और उसका व्याख्यान नहीं होने दिया। लेकिन आज मैं आपकी आजादी के 50 वर्षों के बाद जब आप अपना हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमको लगा कि वह अंग्रेज कितना अच्छा बोल रहा था। वह अंग्रेज जो बोल रहा था वह कड़वी सच्चाई था कि आजादी के बाद हमारी सारी देशभक्ति समाप्त हो गई और सब हम अपने अपने जो है स्वार्थ में लग गए और हम भुला गए कि हम किसी देश में रहते हैं और इस देश के प्रति कोई हमारा कर्तव्य भी है। भाइयों बहनों, उसी समय देश आजाद हुआ था। बहुत सारे कवि शायर सभी उमंग में थे। एक बहुत बड़े शायर हुए थे दुष्यंत कुमार जी। उन्होंने लिखा कि पीर पर्वत हो गई है सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। बड़े उमंग के साथ लिखा। लेकिन देश की जो परिस्थिति बनी, जिस तरह से आप सोच लिए, जो परिस्थिति बनी, जिस तरह से आपाधापी में हम कैसे अपना नौकरी कर ले, हम अपना कैरियर कैसे सर्टिफिकेशन कर ले, हम अधिक से अधिक कैसे कर ले, बाकी क्या कर रहा है, देश को मेरी फीस के बाद जरूरत है क्या, इसके प्रति किसी को चेंज नहीं। जब यह देखा दुष्यंत कुमार जी ने, तो फिर उन्होंने लिखा कुछ वर्षों के बाद, बड़ा आपको जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वही शायर ने क्या लिखा कि कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, यहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ये क्या था? उनका प्लानवाद था। भाइयों बहनों, यह जो है प्लानवाद तब हुआ जब हमने सारा जो है राष्ट्र के प्रति हमने कर्तव्य भुला दिए। और कुछ लोग जो उस समय पॉलिटिकल रूप से जागरूक थे, तेज थे, वे जो है वे सत्ता के माध्यम से वे फिर एक तरह से इस आजाद भारत में वह लोकतंत्र रहते हुए भी वह राजतंत्र की तरह जो है अपना जीवन बसर एक अच्छा उच्च स्तरीय जीवन बसर किए और एक तरह से सभी लोगों पर राज करने का काम किए। यह इसलिए हुआ कि लोकतंत्र प्रौढ़ नहीं हुआ और जो हमारी अधिकांश आबादी अशिक्षित थी, जागरूकता का अभाव था, वोट भी देना उनके लिए कोई जरूरी नहीं था, उनके बीच में कोई जाकर काम नहीं किया, उनको बताया नहीं कि आपको शिक्षा चाहिए, आपको जो है देश के लिए कुछ करना है, आपको आगे बढ़ना है। जब तक से एक एक आदमी आगे नहीं बढ़ेगा देश विकसित नहीं हो सकता है। अगर विकसित भारत बनाना है तो एक एक आदमी को आगे बढ़ना होगा। तो ऐसे चीजों में अगर कोई जो है जन चेतना मंच बनता है, समझता है आदमी की सबब सरकार कर देगी या राजनीतिक दल कर देंगे, राजनीतिक दल ज्वाइन करते हैं, अपना देखते हैं कि हमको टिकट कैसे मिलेगा, हमको जगह कैसे मिलेगा, हमारा कैसे रुतबा बढ़ेगा। वह सोच जो है कार्यकर्ताओं के बीच गांव में जाकर, गांव में यह सभी तरह के जो आंदोलन को पहुंचाना, उसका भाइयों बहनों अभाव हो गया है। आजादी के बाद कुछ लोग थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग, पहले कुछ लोग चाहते थे, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई और स्थिति यह हो गया। और सबसे बड़ा बुरा हाल क्या हुआ, आज हम लोग जो है सभी महापुरुषों को जाति में बांट कर रख दिए, सभी महापुरुषों को जाति का नेता बनाकर छोड़ दिए और उनको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे। अंबेडकर जी जो लिखा, सिर्फ 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पहला किताब लिखा था, ये कास्ट इन इंडिया, भारत की जातीय व्यवस्था पर लिखा। अंतिम किताब उन्होंने 1956 में लिखा था, जब वे बौद्ध धर्म अपना लिए थे। उन्होंने लिखा था वह बौद्ध बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म लिखा था। लास्ट में वो चले गए थे, तो उनका परिस्थिति क्या था उसका मूल्यांकन नहीं कोई करेगा, उनके सारे किताबों को पढ़कर नहीं बताएगा। जो यह करके क्या करता है, जाति के नेता बनाकर इतना बड़ा महापुरुष को आदमी एक छोटा नेता बना देता है, उनके पर्सनालिटी को जो है संकुचित बना देता है और बड़ी बड़ी भाषण देता है। कितनी किताबें पढ़े हैं लोग, पढ़ता नहीं है लोग। आज उनकी किताबों को, उनके विचारों को जितना देश की जरूरत है उतना उस समय शायद जरूरत नहीं है।
क्योंकि उस समय इतना जो है इस तरह से नेताओं को अपने हिसाब से परिभाषित करने वाले राजनीति के चतुर लोगों के अभाव था। लेकिन आज इतने चतुर लोग हो गए हैं कि नेताओं को अपने जाति के नेता बताकर अपने हिसाब से परिभाषित करके जनता को भड़काते हैं और उन्हें गलत दिशा देते हैं। अंबेडकर जी ने 3 को नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, आगे बढ़ो, एक किया था। अब बौद्ध धर्म जब आप पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म में भी जब अपनाए गौतम बुद्ध ने तो वही 3 को नारा दिया। क्या है बौद्ध धर्म का नारा? सिद्धांत है बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। माने बुद्धि के शरण में जाओ और धर्म के शरण में जाओ और संगठन के शरण में जाओ, यही बात था। अब जो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी सामाजिक विषमता की, भाइयों बहनों, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में काफी अंतर है। उस समय छुआछूत बहुत तेज था, छुआछूत की बात थी। आज वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो लोग उस समय पैदा नहीं किए, जो लोग उस परिस्थिति को झेले नहीं, आज इस लोकतंत्र में सारी सुख सुविधाओं का लाभ लेते हैं, वे आज अंबेडकर जी के वही छुआछूत वाला वह नारा लेकर, वही उनकी जो जिसमें पीड़ा झेलनी पड़ी, उसी मुद्दे को लेकर जनता को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपना मन सजाते हैं। उसके प्रति हर महापुरुषों को समझने के लिए आपको उनकी किताबों को जानना होगा। इन्होंने बहुत सारी किताब लिखा। अभी आप लोग अब पढ़ने की जो है हमारी रुचि, आप तो नहीं पढ़ते हैं, जो लोग बाकी लोग जो हैं जो उन पर काम करते हैं उनकी भी प्रवृत्ति बंद हो गई है, पढ़ते नहीं हैं लोग उनके मूल किताब को। इसका परिणाम क्या होता है? अंबेडकर जी पर बहुत सारे लोग जो अपने हिसाब से लेखक लिखे, अब उनकी किताबों को पढ़कर और जो है उसी के हिसाब से अंबेडकर जी के पर्सनालिटी का बखान करते हैं। इसका नुकसान न सिर्फ जो है समाज को होता है, बल्कि ऐसे महान हस्ती को भी हम संकुचित दायरे में बांध देते हैं। तो भाइयों बहनों, इतना मेहनत से जब आप जुटे हैं तो यह अगर संकल्प ले कि कोई चले न चले अब हम तो चल दिए, कोई चले न चले अब हम तो चल दिए, जिसे मंजिल की हो धूल उसे कारवां से क्या। अगर मंजिल आपके पास है, लक्ष्य आपके पास है, तो हम विकसित भारत के लिए अंबेडकर जी को विचारों को आगे बढ़ाकर हम न सिर्फ जो है जनता को जागरूक कर सकते हैं, बल्कि सारे राजनीतिक दलों को भी हैसियत में ला सकते हैं। जनता जिस समय जागरूक हो जाएगी उस समय आपको पता चलेगा कि हम जयकारा किसका बना रहे हैं। हमें जयकारा, आप किसी का जयकारा मना देते हैं, किसी का जयकारा क्यों मनाएंगे? हम पहले उसका कैरेक्टर देखेंगे। अंबेडकर जी ने जो संघर्ष किया, वैसे लोग कभी कभी इस धरती पर आते हैं, उससे हमने प्रेरणा क्या लिखा, हमने क्या संघर्ष किया और हमने क्या देश के लिए किया। अब हम अगर अंबेडकर जी पर बोलते हैं तो हमें भी रिपोर्ट कार्ड देनी होगी कि हमने अंबेडकर जी के विचारों के लिए क्या किया, हमने उन दलितों के लिए क्या किया। अगर हम कुछ नहीं किए हैं तो हमको भी बोलने का, उपदेश देने का कोई हक नहीं है। रियली ये नामकरण जो हुआ विकसित भारत, ये विकसित नहीं विकासशील भारत होना चाहिए था। अभी भारत विकसित नहीं हो पाएगा। जहां तक अंबेडकर जी के जीवनी के विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती मित्र अर्जुन मेहता जी ने सारा कुछ बोल दिया। एक चीज और मैं स्मरण करा दूं कि 38 साल पूर्व जब मैं गढ़वा में आया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा लेकर के, उस समय यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थितियां कुछ भिन्न थी। लेकिन धीरे धीरे अंबेडकर जी के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक विचारों और नीतियों के तहत इसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ और आज काफी विकास की ओर गढ़वा आगे बढ़ रहा है। एक चीज मैं स्मरण करा, अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो आज बीबी राम जी सांसद नहीं होते। अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो द्रौपदी मुर्मू, उनकी नीतियां नहीं होती तो द्रौपदी मुर्मू आज महामहिम नहीं होती, राष्ट्रपति नहीं होती। अगर उनकी नीतियां नहीं होती, एक सामान्य परिवार में जन्मा चाय बेचने वाला व्यक्ति आज भारत का
प्रधानमंत्री और विश्व का नेता नहीं होता। ये उन्हीं के नीतियों का परिणाम है, उन्हीं के सिद्धांतों का परिणाम है। जागृति फैलाने के लिए जो उन्होंने बीजारोपण किया, वो विकसित होते होते आज वृक्ष का रूप ले रहा है। अभी विकसित नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं भारत स्वतंत्र हुआ। नहीं, मैं नहीं मानता भारत स्वतंत्र हुआ। पराधीनता का स्थानांतरण हुआ भारत में। जो लोग 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत में अंग्रेजों का साथ दिया करते थे 14 अगस्त 1947 तक, वे ही लोग बगुले जैसा कपड़ा, धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता पहन करके 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की प्रथम पंक्ति में खड़ा होने का प्रयास किया। आम्बेडकर जी ने इन चीजों को भांप लिया था, भली भांति समझ लिया था। इसलिए आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर उन्होंने वो सिद्धांत प्रतिपादित किए जिसका फल आज हम आप सारे लोग खा रहे हैं। आप लोगों को ये सुनकर के आश्चर्य होगा कि बाबा भीमराव आम्बेडकर इन्हीं सब बुराइयों के कारण इस धर्म से अपने आप को अलग करके बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध, जिसमें मुख्य रूप से सिद्धांत है 4 आर्य सत्य, और उन्हीं 4 आर्य सत्यों को आज साकार रूप देने के लिए वर्तमान हमारे मोदी जी आगे अग्रसरित हैं। इसलिए चूंकि इस पर विचार तो लंबे आने चाहिए, इस पर चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन ये वक्त बांधता है हम लोगों को। हमारे लोकप्रिय जनप्रिय सांसद महोदय को के कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, मेरे बगल में वो बैठे हुए हैं, बार बार उनको बुलावा आ रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता। कभी वक्त मिला, कभी समय मिला, कभी मंच मिला, तो मैं विस्तृत रूप से इस पर आपको बताऊंगा कि वाकई बाबा भीमराव आम्बेडकर ने क्या किया, क्या उनकी आर्थिक नीतियां थीं, क्या उनकी सांस्कृतिक नीतियां थीं, क्या उनकी संवैधानिक नीतियां थीं। ये सारे पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौभाग्य की बात है कि आज 9 वर्षों के बाद किसी सार्वजनिक मंच पर मैं आया हूं। सूरज गुप्ता के आग्रह पर मैंने परित्याग कर दिया था उस मंच का, उन लोगों का जो सिर्फ व्यक्तिवादिता, स्वार्थवादिता, एक वर्ग के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, क्योंकि अभी हमारे सांसद महोदय का अमूल्य समय हम ज़्यादा व्यर्थ नहीं कर सकते। धन्यवाद। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन, बीपी प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है। तो देर ना करें, अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में, जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन, बीपी प्लाजा के बगल में, मेन रोड गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।